बिरसा मुंडा जी, जिनकी आज हम लोग एक जयंती मना रहे हैं, और इस जयंती के बहाने और आप और हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, रूबरू हुए। ऐसे वीर के साथ साथ राणा पुंजा, बाबा साहब अम्बेडकर, साहू महाराज, सयाजी गायकवाड़, तमाम ऐसे महापुरुष जो इस देश के इंडिजिनियस पीपल यानी कि इस देश का जो मूलवंशी समाज है, जिसे कई शब्दों में नवाजा गया है, कहीं मूल निवासी कहा गया, कहीं आदिवासी कहा गया, कहीं पर बहुजन शब्द प्रयोग किया गया, ऐसे तमाम महापुरुष जो इस समाज में जन्मे हैं, उन सभी को नमन करते हुए और आज हमारे बीच विराजमान हमारे सीनियर गुरु कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, चंदाराम जी वाघेला साहब, महाराज जी, गफूर साहब, लखताराम जी, बालोतरा से आए हुए दीपाराम जी और पूर्व प्रधान चन्नाराम जी, और तमाम युवा और विद्वान, साथ ही साथ बुजुर्गों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को मैं आज इस अवसर पर क्रांति शौर्य आभा, धरती आभा, बिरसा मुंडा की जन्म जयंती की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज का कार्यक्रम एक ऐसे महापुरुष को लेकर के है जो शायद इस धरती पर पैदा हुए और महापुरुषों की श्रेणी में आए। उन सभी महापुरुषों में कहीं अगर अपवाद कोई छूट गया हो तो नहीं, वरना सबसे कम उम्र के महापुरुष हैं, जिन्होंने 20 साल की उम्र में क्रांति का आगाज किया और 25 साल में ये स्थिति पैदा की कि आज बैनर के ऊपर भगवान लिखना पड़ रहा है। चलो, भगवान तो लिखने वालों ने लिख दिया, क्योंकि जिसका था उसने चाहा और उसे अपना मानकर लिख दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज इस देश की भारत सरकार इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए विवश और मजबूर है। एक ऐसी शख्सियत जो सबसे कम उम्र में क्या किया होगा, उसने क्या करिश्मा किया होगा। आदमी जीवन भर लगा देता है, लेकिन फिर भी उसका कहीं नाम नहीं होता। लेकिन 5 साल में ऐसा क्या कर दिया कि आज पूरी दुनिया में डंका बज रहा है और भारत के अंदर उसे भगवान की उपाधि से संबोधित किया जा रहा है। और कुछ मैं आप लोगों को बातें साफ सुथरी बताना चाहता हूं कि इतिहास वो लोग रचते हैं जो लोग अपना इतिहास जानते हैं। जो अपना इतिहास ही नहीं जानते वो कभी इतिहास बना नहीं सकते। और हमने अभी गफूर साहब ने भी कहा, बहुत सारे लोगों ने दुख व्यक्त किया, ठीक है ना। मैं ज्यादा दुख व्यक्त नहीं करता, मैं काम करने में विश्वास करता हूं, इसलिए मैं दुख कम व्यक्त करता हूं। हमने दुख व्यक्त किया कि आज हमारे समाज की ये दशा क्यों, और गफूर साहब ने भी अपने समाज को शामिल कर दिया। इसका मतलब मानते तो हैं कि हमारा समाज पीछे है, स्वीकार करते हैं हम लोग। कहीं न कहीं हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर पाए जो हमारे लिए गौरवशाली होना चाहिए था, या इन महापुरुषों की तरह होना चाहिए जो इन्होंने किया, जिसकी वजह से आज हम लोग इतिहास के पन्नों से गायब हो गए। और मुझे तो साहब एक आदमी ने ये तक कह दिया, बहुत समझदार सूझवान आदमी था, कि ताराराम जी अगर यही हाल रहा तो जैसे अभी डायनासोर के बारे में पढ़ाया जा रहा है ना, कि डायनासोर होते थे,
कहीं ऐसा ना हो 25-50 साल बाद में ये पढ़ाया जाए कि भील ऐसे होते थे। ये बड़ी दुखद बात है। लेकिन क्या इस दुखद बात को स्वीकार करके दुखी होकर के बैठ जाए? नहीं, चैलेंज करना होगा, हमें चुनौती को स्वीकार करना होगा, जो चुनौती वो हमें दे रहे हैं। मैं आपको इतिहास की बात बता रहा हूं। इतिहास लिखने वाला लिखता है, पढ़ने वाला पढ़ता है, और इतिहास बनाने वाला इतिहास बनाता है। 3 चीजें हैं इसमें। मैं ढूंढ ही रहा था, मैं सरपंच साहब किधर गए? आ गए, वेलकम, स्वागत है आपका। मैं बताना ये चाह रहा हूं, सबसे पहले उसी चीज से शुरुआत ही कर देता हूं जो नक्ताराम जी ने छेड़ी थी, और मैं भी काफी समय से परेशान हूं इस बात को लेकर। मैंने कहा भाई कोई रीना जी तक इतना मैसेज भेज दो कि शायद राणा पूंजा को भील बाड़मेर, जैसलमेर या पश्चिमी राजस्थान में तो कहा होगा, तो सबसे पहले ताराराम नहीं कहा होगा, लिखने वालों ने लिखा होगा। ये बात तो आप सब स्वीकार करते हैं, क्योंकि बिरसा मुंडा को जब मैं पहली बार 2001 में यहाँ लेके आया था बाड़मेर में भामसेब के इतिहास की वजह से, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था अरे ये क्या है, ये कोई हमारा नहीं है। चंद्रराम साहब सही कह रहा हूं ना, माफ करना अगर कहीं गलती है। ये कहा था कि ये हमारा कौन लगता है, किसको उठा के लेके आए, हमारा तो सिर्फ एकलव्य है। उस समय मैंने कहा मैं एकलव्य को अपना आदर्श नहीं मान सकता। पहला कारण कि वो एक काल्पनिक पात्र है, वो इस धरती पर पैदा हुआ ऐसा कहीं पर भी नहीं है। वो एक काल्पनिक कहानी है, रामायण या गीता या महाभारत जो बने हुए ग्रंथ है उनका पार्ट है। वो कोई व्यक्तित्व पर्सनैलिटी नहीं है, इतिहास उसका नहीं है, इसलिए नहीं मान सकता। और फिर भी मान लो कि उन ग्रंथ में भी अगर उसका कहीं अच्छा जिक्र हो, जिससे मेरे समाज की मूंछ ऊपर होती हो, सीना चौड़ा होता हो और हमारा फक्र थोड़ा ऊंचा होता हो, तब तो मान लो। बिरसा मुंडा को जेल में मारा गया, ये कहानी यहां तक है। किसने मारा, क्यों मारा, क्या था, ये लंबी कहानी है और शॉर्ट बताने की कोशिश भी करूंगा। लेकिन बिरसा मुंडा ने जेल के अंदर मौत को स्वीकार किया, लेकिन समझौता या गुलामी को स्वीकार नहीं किया, सरेंडर नहीं किया। तो वो आदर्श पुरुष कैसे हो सकता है जिसने अपने हाथ से अंगूठा काट करके दे दिया? आज से 24-25 साल पहले की बात बता रहा हूं, आज नहीं बोल रहा हूं कोई नया। उस समय कहा था एकलव्य मेरा आदर्श नहीं हो सकता, मेरा आदर्श बिरसा है। मैं बिरसा की तरह जीना चाहता हूं, मरना भी बिरसा की तरह ही चाहता हूं। इसलिए मैं ये भी कहना चाह रहा था कि रीना जी को एक मैसेज कर दो कि भाई एक नोटिस ताराराम को भेज दे। ये चले हरीश जी ने क्या बिगाड़ा है, क्या उसने, राजकुमार जी कल के बच्चे हैं, ठीक है ना, उनको भी इतना नहीं कह सकते, वो तो सुना उसने कह दिया होगा। और अभी आपके सामने सबूत दे दिए हैं बहुत सारे लोगों के भी। तो अगर देना है तो नोटिस हमें दो, क्योंकि जिनको तुमने नोटिस भेजा है वो माफी तो मांग सकते हैं, लेकिन वो जवाब नहीं दे सकते। जवाब हम देंगे, जवाब हम देंगे। और जवाब दिया भी है हमारे एक वीर शूरवीर ने, दिया भी जैसलमेर से दिया भी है, थोड़ा सा वीडियो बना करके। और मैं समझता हूं कि उसने सही इतिहास को खंगाला, अच्छा अध्ययन है उसका, किशन राज जी का। अब बात यह आती है कि कभी महाराणा प्रताप के ऊपर मामला उठता है और ताराराम महना के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है बिशनगढ़ में, और 3 साल पूरे हो गए। अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आने वाला है, 3 साल और 4 महीने हो गए, चालान पेश नहीं हुआ है। मैं जालोर एसपी के पास गया और जालोर एसपी से मैंने कहा भाई चालान पेश क्यों नहीं कर रहे हो? जालोर एसपी के मामला क्या है? मैं कहा मामला बिशनगढ़ थाने वालों ने पूछो।
उन्होंने पूछा, स्टाफ को बुलाया, बातचीत की, तो साहब इनका कोई बयान था, महाराणा प्रताप भील थे उसके ऊपर, और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज है। मैंने कहा चालान पेश करो भाई। एसपी जालोर ने मुझे क्या कहा कि मेरी 30-32 साल की नौकरी में कोई पहला व्यक्ति आया है मेरे पास में जो ये कह रहा है कि मेरा चालान पेश करो। चालान रुकवाने के लिए बहुत आते हैं, सिफारिशें करवाते हैं, फोन करवाते हैं, सब करते हैं, लेकिन पहला व्यक्ति आया है जो ये कह रहा है कि चालान पेश करो। मैंने कहा भाई आपका काम था मुकदमा दर्ज करना, चालान पेश करना, आप कोर्ट तक पहुंचा दो। अब कोर्ट में जिरे होगी, बहस होगी, वहां पर हम लोग सबूत देंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, हारेंगे जीतेंगे तो कोर्ट में ना, पुलिस में थोड़ी हारेंगे। आप मुकदमा दर्ज करने के बाद रोक कर क्यों बैठे हो? एसपी ने जब एसपी ऑफिस को स्टाफ को बुला करके सब पूछा, भाई क्या वजह है, क्यों नहीं हो पा रहा है? बोला साहब जयपुर से अभी तक स्वीकृति नहीं आई। ताराराम महना के उस केस के लिए जयपुर से स्वीकृति आनी बाकी है। आप समझ सकते हैं इस चीज को, मैं उस पर आऊंगा क्योंकि मुद्दा ऐसा छिड़ गया है। अब चैलेंज वो हमें सारे सरनेम मिलते हैं, सोलंकी, वाघेला, भाटी, परमार वो मिलते हैं ना, सब में मिलते हैं, हर जाति में है, कुमार में है, लोहार में है, नाई में है, दर्जी में है, सुनार में है, जोगी में है, सबके अंदर है ये जातियां। ये जो गोत्र की बात हम कर रहे हैं, अब बात ये आती है कि लड़ाई छेड़ी तो क्यों छेड़ी और छेड़ी तो किसने छेड़ी? हम तो सभी अपने अपने महापुरुष सबके हैं। महापुरुष किसी जाति में जन्म ले लेते हैं क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था का प्रचलन है, इसलिए कोई भी इंसान पैदा होता, रविदास जी चमार में पैदा हो गए, कबीर झूला में पैदा हो गए, जाम्बोजी पंत बनाया तो विष्णु ही हो गए, वरना वही जाट समाज हम कह सकते हैं, उसी में किसान वर्ग में थे। दशनाथ जी हुए, धन्ना जाट हुए, पीपा दर्जी हुए, पीपा जी नाई में पैदा हुए, सैन जी नाई में पैदा हुए, पीपा जी दर्जी में पैदा हुए, तो हुए क्योंकि व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था। लेकिन क्या पीपा जी ने नाइयों के लिए काम किया? क्या सैन जी पीपा जी ने दर्जियों के लिए, सैन जी ने नाइयों के लिए काम किया? उन्होंने संपूर्ण जगत के लिए काम किया, उन्होंने पूरे भारतवर्ष के लिए जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ काम किया, लेकिन उनकी आखिर में ठप्पा लग गया, वो उस जाति से थे। तो शायद इन महापुरुषों का भी, आज मैं ये बात कहने वाला भी था लेकिन समय का अभाव था, वहां से हमको यहाँ आना था, तो मैंने कहा यहीं जाके कह दूंगा। आज ये स्थिति पैदा हो रही है कि जब हम, ऐसी बात नहीं है कोई किसी कौम में महापुरुष नहीं हुआ, महापुरुष हर कौम में हुए, ऐसा कोई नहीं है जिसने शहादत ना दी, शहादत सभी जातियों ने दी। सभी जाति व्यवस्था है तो उसमें जातियों का उल्लेख आएगा ही आएगा। लेकिन एक बात जो मैंने अध्ययन की, उसमें भले एक ही हो, एक ही संख्या में ज्यादा हो, लेकिन आदिवासियों की, भीलों की ही शहादत ज्यादा थी, बाकी सबकी है। उदाहरण आपके सामने है, मानगढ़ चोरी चोरा का कांड कैसे हुआ, कितने लोग मरे? यहां तो चंद्रशेखर को, भगत सिंह को, कुछ गिने चुने 2-4 चेहरों को हम लोग पढ़ करके संतुष्ट हो जाते हैं। कितनी शहादत है। इस शहादत का सबसे बड़ा कारण है कि आज अगर भारत में पड़ोसी किसी भी देश से युद्ध छिड़ जाए तो क्या हम जाएंगे लड़ने? हम नहीं जाएंगे ना। कौन जाएगा? सेना जाएगी, सेना जाएगी। सेना में भी सिस्टम है कि पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो बीएसएफ है वो जाएगी, उसके बाद में आर्मी जाएगी, फिर लास्ट में एयर जो वायुसेना है वो जाएगी। सिस्टम है, लेकिन जाएगी सेना ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन जातियों या वर्ग के अंदर ज्यादा शहादत हुई है, ज्यादा इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, होती है। ये कहीं भी जाइए, हर आदमी जो उस चीज से लगाव रखता है वो उसे बचाने की कोशिश करता है। अब बात आती है इसी मामले को लेकर, यहां खत्म करते हैं इसको, कि भील या राजपूत। पहली बात तो इतिहास में जाकर के हम देखें तो भील कोई कास्ट नहीं, पर्टिकुलर कास्ट भील नहीं। ठीक वैसे ही राजपूत भी कोई कास्ट नहीं है।
मानकर मान लेना, नहीं तो आप गहराई में जाना, कितना भी जा सकते हैं, पता कोई भी कहीं भी बुलाएगा ना, मैं उसका जवाब देने को तैयार हूं। ये जाति नहीं है साहब, जैसे भील है ना, ये जाति नहीं है। नाई जाति है क्योंकि बाल काटना नाई का काम है। लकड़ी का काम करने वाला सुथार उसकी जाति है, सुथार। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, कुंभ बनाने वाला कुंभार उसकी जाति है, क्योंकि कुंभ बनाना उसका काम है। ये कास्टिज्म है, ये जाति है, जिसको अब जाति कहा जाता है, अंग्रेजी में कास्ट कहा जाता है। और अपनी नॉर्ड भाषा में जब मिलते हैं तो पूछते हैं भैया कई कौम रो है, ठीक है, कई कौम रो है। कोम शब्द कहां से आया? कोम शब्द आया कौम से। आपका कौम यानी कौम, धंधा क्या है? धंधे से पहचान बनी, कौम के पीछे पहचान बनी, आपके काम के पीछे पहचान बनी, इसलिए वो कौम हुआ। तो ये जो जातियां हैं जिसकी बात कर रहे हैं, भील मूल वंश है, एक वंश है भील वंश है। आप पढ़ सकते हैं इतिहास में कहीं भी जाकर के। और राजपूत एक आइडेंटिफाई है जो ये अभी दी गई है, ज्यादा समय नहीं हुआ उसको, तथाकथित आजादी से कुछ समय पहले दी गई है। अब गोत्रों के मामले मिलते हैं, आखिर में मामला जब जरूरत पड़ेगी तो मिला भी देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो अलगाववाद हमारे बीच में पैदा हुआ और जो दूरी पैदा हुई, वो इतिहास के लेखन की वजह से हुई। इतिहास का लेखन यानी जिसके हाथ में कलम थी उसने लिखा। राजपूतों के यानी क्षत्रियों के हाथ में तो तलवार थी, कलम तो न ठाकुर साहब के पास थी, न राजा साहब के पास थी, किसी के पास नहीं थी, तलवार थी। जो लिख दिया, आज वही लोग इतिहास को झूठा साबित करके हमें आपस में लड़ाने का काम कर। मुझसे कौन होता है उससे मैं कभी परवाह करता ही नहीं हूं, क्योंकि मैं बिरसा मुंडा की लाइफ जी रहा हूं। तो मुझे तो मालूम है कभी नहीं मरना है, कहीं इनके जेल में डालना है, डाल दो, क्या फर्क पड़ने वाला। तो समझना हमें है, थोड़ा दिमाग लगा करके कि हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं। अरे वो भील थे या राजपूत थे, कोई भी थे, लेकिन आपस में तो भाईचारा था ना। एक दूसरे के लिए जान तो दी ना, महाराणा प्रताप के लिए राणा कुंजा ने जान देने के लिए तैयार हुए कि नहीं हुए। यही चीज समझ लो, वो नहीं लड़े थे उस समय, वो भाईचारे से जी रहे थे, एक दूसरे की हेल्प और मदद कर रहे थे, और हम अपने नाक के लिए आपस में लड़कर मर कटने को तैयार हैं। पहली बात। दूसरी, ये विद्वानों के लिए कह देता हूं कि लीगल नोटिस में कुछ नहीं होता। कोई भी वकील अपनी लेटर हेड पे लीगल नोटिस भेज सकता है, उसका सिर्फ जवाब देना होता है। कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने के लिए उसके पास में भी पुख्ता एविडेंस होने चाहिए, तब जाकर के वो कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता। एक तरह से ये लीगल नोटिस, क्योंकि हमने काम किया ना, हमें पता है, हमने कई लीगल नोटिस झेले हैं और कईयों को लीगल नोटिस भेजे भी है। लीगल नोटिस का मतलब ही होता है किसी को डराना। थोड़ा सा डरा दो तो कोई भी आदमी विवाद में नहीं पड़ेगा, विवाद में पड़ना नहीं चाहेगा, इसलिए कोई भी आकर के सामने से कहेगा साला अपनी पूरी राजनीति धूमिल हो जाएगी। इसलिए क्या करना, थोड़ा सा कह दो भाई अगर किसी की भावना को आहत पहुंची हो तो मैं माफी चाहता हूं। लेकिन जिनके पास सबूत होते हैं ना, वो डॉक्टर राम जी खड़े होकर कहते हैं आहत होती है तो होती है, कितनों की होती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। से अगर किसी की भावनाएं आहत होती है तो हम तो भावनाएं आहत पैदा करने के लिए ही पैदा हुए। अब रही बात कि हम लोग तीन पहचान में जिंदा हैं, एक जाति यानी कौम, दूसरी गोत्र और तीसरा नुख, जिसका नक्का राम जी कह चौहान हूं, मैं भी चौहान हूं, ठीक है, और ये मेरे ससुराल वाले और हैं। हाँ, लाड़े लाड़ जानो है। ये है ना, ये नुक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो बड़ा थोड़ा नुक की है, नख नक की है, तो नखरो मतलब ये जड़ मूल। आदमी बड़ा है लकड़ों में उल्टे हम ये दो तो नक को बड़े बढ़ रहा है, जड़ है। तो ये हमारी पहचान है, हमें जोड़ा है, क्योंकि शिक्षा के दरवाजे हमारे लिए अंग्रेजों ने खोले। बात बिरसा मुंडा की आती है, बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। मैं कह रहा हूं 1% भी अंग्रेजों से बिरसा मुंडा लड़ाई नहीं लड़ी। ये लाइव, जिसको भी आ जाए डिबेट के लिए आ जाए। अंग्रेजों
से उनकी लड़ाई थी ही नहीं, किसी भी तरह से नहीं थी। उन्होंने स्पष्ट लिखा है अपने इतिहास के अंदर कि मेरी लड़ाई जो है दिक्कुओं से है। दिक्कू शब्द इस्तेमाल किया। दिक्कू साहूकार और महाजन यानी जो ऊंची जाति के जो लोग थे जो शोषण करते थे उनसे थी, उन लोगों से लड़ाई थी उनकी। और उन्हीं लोगों ने बिरसा मुंडा को आगे कर दिया और अंग्रेजों के आदिवासियों के बीच में जितने कांड हुए, चाहे मानगढ़ हुआ, चाहे वो चोरा चोरी कांड हुआ, चाहे वो ये कह सकते हैं कि वाव दड़वाव का हुआ, ऐसे सैकड़ों जो आज तक दफन पड़े हैं, खुले नहीं है। कुछ खुले हैं अंग्रेजों के आने के, अंग्रेजों ने खोल दिए बाकी खोले नहीं, क्योंकि अंग्रेज किसी को मारता भी था ना था तो वो भी हिस्ट्री में लिखता था। और ये हम 2.5 महीने हमारी टीम भेज करके हरिभाऊ नरके के माध्यम से वहां से एविडेंस जुटाए। जो सच्चाइयां छुपाई गई है वो सब हमने लंदन से निकाली है, इसलिए बात कर रहे हैं, ऐसे हम बात नहीं करते हम लोग। तो ये बिरसा मुंडा की जो लड़ाई थी वो उनसे थी। और बिरसा मुंडा को अभी जानकारी का कई बार अभाव होता है। एक साथी ने तो अभी जालौर में बोल दिया था कि बिरसा मुंडा खाल उधेड़ी गई।